नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं। और दरअसल अपने फ्यूचर को प्लान करना, फाइनेंशियल सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी नहीं है कि बड़ी राशि के साथ आपको शुरुआत करनी है, बल्कि छोटी छोटी सेविंग्स अगर आप टाइमली करेंगे तो अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी में हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप बचत कीजिए, कैसे अपने निवेश को चुनिए, किन विकल्पों के साथ शुरुआत कीजिए और कैसे आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अगर ऑलरेडी आपने शुरुआत कर दी है तो उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये गुर भी आपको योर मनी सिखाता है। तो अगर आप भी योर मनी में आना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, yourmoney@nw18.com। आज का आवाज योर मनी हैशटैग लगाकर ये लिखिए फेसबुक और ट्विटर पर, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर अपने सवाल भेज दीजिए। ये शो लाइव भी जा रहा है तो आप देख भी सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 7045220000। तो ये वेरियस ऑप्शन है जिसके थ्रू आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद है। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास ढेर सारी मौजूद हैं, लेकिन सवालों को चुनने से पहले फटाफट से कुछ मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसमें निवेश करने के लिए अब ऑप्शन खुला हुआ है, और गोल्ड कहते हैं कि जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो सोना उसमें एक हिस्सा होना चाहिए। तो पंकज जी, सोने में निवेश बहुत जरूरी है। पहले विमेन ज्वेलरी के थ्रू निवेश करती थी और फिर बुरे वक्त में वो काम आता था। अब तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, फिजिकल ज्वेलरी नहीं बल्कि कॉइन्स हो, गोल्ड बॉन्ड्स हो, ETF हो, वेरियस ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो नया ट्रांच ओपन हुआ है, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं इसके, मैच्योरिटी का कितना टाइम है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बताइए हमारे व्यूअर्स को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। दीपाली नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर हम बात करें तो फिजिकल गोल्ड, जैसे आप कह रही थी कि ज्वेलरी पहले बाय करते थे और निवेश भी था, पर आज की तारीख में देखा जाए तो ज्वेलरी निवेश का ऑप्शन नहीं है, वो एक कंजम्पशन है। आपको पहनने के लिए ज्वेलरी लेनी चाहिए, लेकिन निवेश के लिए आपके पास दूसरे विकल्प हैं। हम चाहे गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें, ETF की बात करें, लेकिन उन सब में भी सबसे बेहतर जो आज ऑप्शन हमारे पास है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और ये बेहतरीन इसके लिए है क्योंकि इसमें कुछ अलग से एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। तो पहली बात तो ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये लगभग हर महीने एक सीरीज ओपन होती है। इस फाइनेंशियल ईयर में जून में ओपन हुई थी और अब ये दोबारा से सेकेंड सीरीज ओपन हुई है। और एक जो बॉन्ड होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होता है। तो इसका जो प्राइस होता है जब ये ओपन होता है उस वक्त पर तय होता है। तो इस वक्त 5197 रुपीज रखा गया है एक बॉन्ड का, यानी कि 1 ग्राम सोने का। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यदि कोई इन्वेस्टर डिजिटल मोड में पेमेंट करता है तो उसे 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसके साथ ये हो जाता है 5147 रुपीज। तो आपको मतलब सस्ते में सोना मिल रहा है। और यहाँ पर 8 साल का इसका पीरियड है। तो 8 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। उस वक्त जो सोने का प्राइस चल रहा होगा उस पर आपको पेमेंट हो जाएगा। तो अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि सोने का भाव बढ़ेगा भविष्य में, उसका फायदा आपको मिलेगा ही। और साथ में जो इसका जो मैंने कहा कि ये अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें 2 बड़े बेनिफिट रखे गए हैं। एक तो ये है कि समय के साथ सोने का प्राइस बढ़ेगा, वो तो फायदा होगा, लेकिन सरकार की तरफ से बॉन्ड होल्डर को 2.5% सालाना इस पर ब्याज मिलता है, यानी कि 1.25% के हिसाब से साल में 2 बार। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये एक एडिशनल बेनिफिट है। और साथ ही दूसरा जो मेजर बेनिफिट है वो ये भी है कि जब आप सोने में निवेश करते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। लेकिन यहां पर यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करते हैं और इन्हें आप 5 साल के बाद रिडीम करते हैं, क्योंकि 5 साल का लॉक इन है, तो 5 साल के बाद आप इन्हें सरकार को वापस कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिडम्पशन। और या फिर 8 साल के बाद तो मैच्योर हो ही जाने हैं, तो उस वक्त पैसा मिलेगा। इन दोनों ही स्थिति में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है। अच्छा दीपाली जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल से पहले भी कई बार निवेशकों को लगता है कि यहाँ पर लॉक इन है, लेकिन यदि आपने डीमैट में इसको बाय किया हुआ है तो उस केस में आप जैसे शेयर का ट्रांसफर करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसी तरह से इन बॉन्ड्स को ट्रेड किया जा सकता है। वो यहाँ पर दूसरा बहुत बड़ा
फायदा है कि लिक्विडिटी भी यहां पर रहती है। ठीक है, तो एक चीज और बताइए, आपने क्या फायदे हैं इसके, क्या फीचर्स हैं, वो तो हमारे व्यूअर्स को समझाया, लेकिन पैसा लगाना चाहिए, पोर्टफोलियो में थोड़ा हिस्सा रखना चाहिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए? बिल्कुल दीपाली, किसी भी निवेशक को देखिए, हम बात करते हैं असेट एलोकेशन की, कि आपके पास अलग अलग असेट्स हों, तो उसमें सोने की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सोना जो होता है वो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो साथ में सोने का प्राइस भी बढ़ेगा, तो इससे आपकी महंगाई कंट्रोल में रहेगी। तो इस हिसाब से वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से नहीं, क्योंकि सोने में आप लंबे वक्त में 8-10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि हम बात करें इवन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो नवंबर 2015 में इसका पहला जो बॉन्ड आया था वो नवंबर 2015 में आया था, और उस वक्त से यदि हम अभी की बात करें तो लगभग 10% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकल कर आता है। तो भविष्य में भी आप इस पर करीब करीब ऐसे ही रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% आप गोल्ड में एलोकेट करें, बहुत ज्यादा नहीं, बट इतना निवेश आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा एक्सपोजर आप रख सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, लेकिन हाँ, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है अगर सोने में एक्सपोजर लेना हो तो। लेकिन चलिए, बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर अमित सुखपाल हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। नमस्कार नमस्कार, थैंक्स लॉट दीपाली जी और CNBC आवाज टीम। तो मेरा क्वेश्चन लेने के लिए मैं पंकज जी के बारे में कहना चाहूंगा कि पंकज जी को ही देख देख के सुन के मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्रीडम, गोल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा क्वेश्चन आपको भेजा हुआ था, मेरे 60,000 की SIP चल रही है, जो 5 फंडों में है, जिसमें एक लार्ज कैप, एक मिड स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप और एक मिड कैप फंड है। सर मेरे को एक रिव्यू ये चाहिए था कि ये ओवरऑल फंड एक्सपोजर कैसा है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, मैं रिस्क ले सकता हूं ज्यादा, क्योंकि मैंने कोविड के समय देखा था, एक समय मेरा पोर्टफोलियो, ओल्ड पोर्टफोलियो 20-30% तक कम हो गया था, फिर भी मैंने पैनिक में आके सेल नहीं किया था, जब तक कि वो मेरे गोल के आसपास ना पहुंचे। और दूसरा क्वेश्चन सर ये था मेरा कि ओवरऑल इसके बारे में रिव्यू, और दूसरा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ एक्सिस जो ब्लू चिप फंड है वो इंडेक्स के बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, तो क्या मुझे इंडेक्स फंड पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और तीसरा क्वेश्चन सर, मेरे को डेप्थ के लिए कुछ एलोकेट करना था, तो किस फंड आप सजेस्ट करेंगे या मैं डेप्थ के लिए एलोकेट कर दूं अपने फंड को? अच्छा अमित जी, आपने जो ये फंड्स बताए इनमें कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? ये मैडम मेरे लास्ट 2 ईयर से। लास्ट 2 ईयर्स से। तो पहले तो थैंक यू आपको हमारा शो देखने के लिए, पंकज जी के व्यूज को फॉलो करने के लिए। और पंकज जी, जब व्यूअर आके ऐसे तारीफ करे कि आपसे इंस्पायर होके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, तो समझ में आता है कि हाँ, ये जो कोशिश हम कर रहे हैं योर मनी के थ्रू, या आप जो कोशिश कर रहे हैं शो के जरिए आके व्यूअर्स को हेल्प करने की, वो सक्सेसफुल हो रही है। अब इनके सवाल आपने सुने, बताइए क्या सजेशंस हैं? बिल्कुल दीपाली, आपने सही कहा, और अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी अगर सलाह से आपको फायदा हो रहा है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपका सिलेक्शन ऑफ फंड अच्छा है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, और या किसी भी हम यदि लार्ज कैप फंड की बात करें, तो वो अपने बेंचमार्क को बीट करने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं लंबे समय में। तो ऐसे में सलाह ये होगी कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। बट आपका क्योंकि नज़रिया लंबा है, तो आपको मेरी सलाह ये होगी कि आप लार्ज कैप में निवेश ही ना करें, आप इंडेक्स में भी ना करें, इसके बजाय आप एक मल्टी कैप फंड में निवेश करें। तो यदि आप इसे क्वांट एक्टिव फंड से रिप्लेस कर दें तो मेरे हिसाब से वो बेटर होगा। मतलब यदि अब आपको लार्ज कैप में रहना है तो बिल्कुल आप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। बट मेरी सलाह यह है कि आप लार्ज कैप में रहने की बजाय आप एक मल्टी कैप फंड को चुनिए, और क्वांट एक्टिव फंड उसके लिए अच्छा रहेगा। और आप क्योंकि 60,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया कि 15 साल में करीब करीब 2.86 करोड़ बन रहा है, यदि हम 12% का CAGR एक्सपेक्ट करते हैं। और आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आपको अपने निवेश को हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। तो वो आप करते रहिए, तो ताकि आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो आसानी से आपका पूरा हो सके। तो बस ये 2 चीजें हैं। साथ में सजेशन आपको और भी है कि एक इंटरनेशनल फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। आजकल थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, कुछ फंड्स ने अभी अलाउ किया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप, या फिर मोतीलाल ओसवाल
S&P 500 इंडेक्स फंड में आप थोड़ा एक्सपोजर लेंगे तो ये भी लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी है, आपको इंडेक्स फंड भी बताया है जो आप ऐड कर सकते हैं। अमित जी, कौशल है हमारे साथ भोपाल से। कौशल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मैंने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया था। हेलो। अब मुझे जो है जी बताइए। मतलब 22 लाख रुपया मुझे मिला था। हेलो। तो मैं जो है मैं चाहता हूँ कि मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं और फिर एसडब्ल्यूपी अगले साल से एसडब्ल्यूपी के माध्यम से मुझे उसका मतलब पैसे मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए मैं तो कितने पैसे आप हाँ ठीक है, कितना अमाउंट है भी आपके पास जो आप एसडब्ल्यूपी 17 लाख। ठीक है, एक साल बाद आपको मंथली इनकम चाहिए बेसिकली, एक साल बाद, करेक्ट? जी। तो पंकज जी 17 लाख की लमसम राशि निवेश करना चाहते हैं ताकि अगले साल से इनको मंथली इनकम होना शुरू हो जाए। बताइए कैसे डिजाइन करें पोर्टफोलियो इस रकम के लिए। बिल्कुल कौशल जी, देखिए आप ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन हैं और ऐसे में मेरी सलाह होगी कि आप ज्यादा रिस्क ना लें। और दूसरी बात, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है, उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है, तो आप हाइब्रिड फंड में अपने पैसों को पार्क करें। और यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और थोड़ा सा आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि 17 लाख को निवेश कर रहे हैं तो 10 लाख आप असेट एलोकेटर फंड में करें और जो 7 लाख रुपए है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में करें। और स्कीम का नाम आपको बता देता हूं। असेट एलोकेटर में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड को चुन सकते हैं। और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ऐसे होते हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन बहुत कम होता है और यहां पर ज्यादा डेट होता है, तो उसमें एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग फंड, इन 3 फंड का मैंने आपको सजेशन दिया है। इन फंड्स में आप अपने पैसों को पार्क करें और 1 साल के बाद यहां से आप एसडब्ल्यूपी के जरिए एक फिक्स राशि विड्रॉ कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए जो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो थोड़ा ही रहे ताकि आपका कैपिटल लंबे समय तक चल सके। ठीक है, तो आप कंजर्वेटिव फंड में, एसेट एलोकेटर फंड में पैसा लगाएं। नाम आपकी स्क्रीन पर हैं जिनमें आप लगा सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का एसेट एलोकेटर फंड, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और आदित्य बिरला का रेगुलर सेविंग्स फंड आप चुन सकते हैं। सागर है हमारे साथ अब कानपुर से। सागर, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास टारगेट है 30 साल का और मैं मंथली जो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ 2 से 3 हजार रुपए। मेरा टारगेट है 2 करोड़ का है। हेलो। ठीक है, तो आप पोर्टफोलियो शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, करेक्ट? बनाना चाहता हूँ जी। जी पंकज जी, 25 से 30 साल का समय है, 2 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल शुरुआत 2 से 3 हजार की कर सकते हैं। तो बताइए धीरे धीरे कितनी राशि इनको बढ़ानी पड़ेगी और कहाँ लगाएं इस पैसे को? सागर जी, ऐसा है, यदि आपको 30 साल में भी 2 करोड़ जुटाने हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप बात कर रहे हैं कि 3,000 रुपया महीना करेंगे और मैं 12% से इसको कैलकुलेट करूं तो राशि बनती है लगभग 92 लाख रुपीज इन 30 ईयर्स और आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए। तो यदि थोड़ा सा आप और अपना बजट बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, तो आप 4,000 रुपया हर महीना अभी निवेश कीजिए और फिर हर साल इस राशि को 10% से बढ़ाते रहिए। तब आपके लिए 30 साल में 2 करोड़ रुपया जुटाना आसान रहेगा। और जहां तक स्कीम का सवाल है, मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप निवेश कीजिए 2,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1,000 रुपए और साथ ही कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपए। तो ये बाइफर्केशन 4,000 का है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप 3,000 ही कर सकते हैं, अगर नहीं संभव हो तो फिर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में भी 1,000 रुपीज ही कर लीजिए फिलहाल के लिए। बट जितनी जल्दी हो सके इसको बढ़ाकर आप 4,000 करें ताकि आपका जो टारगेट है वो पूरा हो सके। ठीक है,
चलिए, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। 2 से 3 हजार की आप बात कर रहे हैं और पंकज जी के मुताबिक 4 हजार डालेंगे तो अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो 4 हजार आप लगाइए, शुरुआत 2 से 3 हजार से कीजिए, फिर ऐड कर लीजिए। बल्कि सजेशन ये होगा, जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े 4 हजार तक भी स्टिक नहीं होना है। जितना ज्यादा आप सेव कर लेंगे उतना फायदा आप ही को पहुंचेगा अपने रिटायरमेंट या अपने सपनों को पूरा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी और पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर बप्पा कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बप्पा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैडम नमस्कार और सर को भी नमस्कार। मेरे पास अभी टोटल 3 म्यूचुअल फंड है। एक है आईसीआईसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, पीजीएमआई का मिड कैप फंड और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। तो इसमें मैं 7,000, 1,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट अराउंड लाइक 22 to 25 ईयर्स है। और मतलब मैं ये रिव्यू करना चाहता हूँ, मतलब कितना अच्छा है और कितना गोल बन सकता है ये तीनों फंड में मिला के। ठीक है, तो आपके पास फिलहाल जो है उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी का नेक्स्ट 50 7,000, पीजीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज 1,000, एक्सिस स्मॉल कैप 1,000। बट एक फंड में आपने 7,000, बाकी फंड में सिर्फ 1-1 हजार डाले हुए हैं, तो थोड़ा सा ये डिसबैलेंस है आपके पोर्टफोलियो में। टारगेट आपने बताया 2 से 5 करोड़ का। तो पंकज जी देखिए इनका पोर्टफोलियो और इनके सवाल पर क्या सजेशंस हैं आपके? बिल्कुल बप्पा, देखिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तीनों स्कीम बहुत अच्छी हैं। आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन जैसा अभी दीपाली बता रही थी कि आपने लार्ज कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है और मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत ही कम है, और आपका नजरिया 25 साल का है। तो सलाह यह है कि आप जो निफ्टी 50 फंड है वहां से एक्सपोजर कम कर दे और उसके बजाय आप यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप में बढ़ा दे। तो यदि आप 7 और 1-1 करके कर रहे हैं तो इसकी बजाय आप लार्ज कैप में 4,000 कर लीजिए या 3,000 उसमें कीजिए, और बाकी का जो निवेश है 2-2 हजार रुपए का वो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में। स्कीम चेंज करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक ये सवाल है कितना पैसा बन पाएगा, यदि हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट करें यहां पर आपके पोर्टफोलियो से, तो करीब करीब आपके बन पाएंगे 1.53 CR, तो 1.5 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो यदि आपका टारगेट उससे बड़ा है तो एक जरूरत और है कि आप समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। ठीक है, अभिषेक हमारे साथ हैं दिल्ली से। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए, ईमेल के जरिए माफ कीजिए, इन्होंने सवाल भेजा है, फोन लाइन पर नहीं है। और सवाल इनका है कि इनके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें ये काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20,000 पर मंथ की इनकी SIP चल रही है और फंड्स अगर काउंट करें तो ऑलमोस्ट 7 म्यूचुअल फंड्स हैं और 20,000 के SIP। इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50, यूटीआई का निफ्टी मोमेंटम मिड कैप 150 यूटीआई का, एक्सिस मल्टी कैप, एक्सिस ग्रोथ और कोटक मल्टी कैप। तो ओवरलैपिंग तो है फंड्स की और लगभग 1.5 लाख की SIP इनकी ऑलरेडी चल रही हैं। तो बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? बिल्कुल दीपाली, यदि 7 स्कीम में 20,000 पर स्कीम के हिसाब से 1,40,000 पर मंथ निवेश हो रहा है, और जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है थोड़ा सा चेंजेस मैं सजेस्ट करूंगा। अगर कोटक मल्टी कैप फंड को स्मॉल कैप से रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है, तो ये बेहतर होगा। तो एक फंड में सजेशन है कि चेंज करें। साथ ही इनके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड नहीं है, उसकी भी सलाह होगी कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, या जैसे मोतीलाल ओसवाल S&P 500, क्योंकि अभी थोड़ा सा लिमिटेशन है, कुछ फंड्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो और ये जिसमें चल रहा है वो भी आगे बंद हो सकता है। तो जहां पर भी आपको चॉइस मिले आप इस तरह के इंटरनेशनल फंड में जो कि US में इन्वेस्ट करते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लें, वो मेरी सलाह होगी आपको। और जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, आप 15 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन यदि हम 12% का CAGR एक्सपेक्ट करें तो आप 16.53 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पा रहे हैं। कैलकुलेट कर रहा हूं 12% से, तो आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। थोड़े से बदलाव मैंने सजेस्ट किए हैं, वो जरूर आप कर लें। ठीक है,
चलिए, तो ये सजेशंस आपको दे गए हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। लेकिन चलिए, अब और सवाल तो शामिल नहीं कर पाएंगे, समय की कमी है, लेकिन पंकज जी से कुछ फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो बताइए क्या चॉइसेस है आपकी? एक स्कीम होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, इसमें आप निवेश जरूर करें। साथ ही निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड, इसे शामिल करें। और मिड कैप कैटेगरी में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड, ये फंड आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो लंबे वक्त में आपको फायदा होगा। ठीक है, तो फंड्स के नाम आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड, निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड्स के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो इन्हें नोट कर लीजिए। शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी को समेटने का भी वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।